नमस्कार, आदाब आप सभी लोगों का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले उन सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया, जो हमें सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हमें लगातार देख रहे हैं। आज का ये लाइव सेशन हिंदुस्तानी सियासत में अपनी भागीदारी के लिए लड़ रहे मुस्लिमों के मसले पर बातचीत करने के लिए है, या कहें कि उस पर नज़र डालने के लिए रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस प्लेटफ़ॉर्म से हम हमेशा न सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, बल्कि उनके हक में आवाज को बुलंद करने की कोशिश भी करते रहे हैं। आज समाज का हर तबका सियासत का शिकार है। मुस्लिम समुदाय की लंबे वक्त से शिकायत रही है कि सियासत में उनकी घटती भागीदारी को लेकर उन्हें चिंता भी रही है। तो देश में और बिहार में मुसलमानों की बदहाली के पीछे की वजह और सियासत में मुसलमानों की भागीदारी पर बातचीत करने के लिए आज जनसुराज के एमएलसी अफाक अहमद और मुस्लिम दानिश्वर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुस्लिम माशरे की शिकायत रही है कि उन पर गलत तरीके से मुकदमे लगाए गए हैं और राजनीति में जो उनकी भागीदारी है वो घटती हुई कहीं ना कहीं नजर आती है सियासत में। तो इन पर बातचीत करेंगे हम। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में बता दूं कि जनसुराज के एमएलसी अफाक अहमद प्रोफेसर मुसव्विर किशनगंज जिला अध्यक्ष जनसुराज से हैं, और अबू अफान फारूकी हमारे साथ प्रदेश युवा महासचिव, और साथ ही साथ खास मेहमान हमारे साथ और हैं जनसुराज के साथ ही तारिक अनवर चंपारनी। तो इसमें इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले अफाक अहमद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आप जुड़ चुके हैं लाइव में। अबू अफान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। अबू अफान जी, प्लीज आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है? जी अबू अफान जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने हसास और इतने अहम मुद्दे पर आप आज ये सेशन रखी हैं। गोया कि हिंदुस्तान में और खासकर बिहार की सरजमीन पर प्रशांत किशोर जी ने एक नई तरह की सोच के साथ एक नई शुरुआत की है और अपनी पूरी इस मुहिम में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। इन्होंने इस 2 साल के सफर में कभी किसी से वोट नहीं मांगा, ना ही लोगों से ये इल्तिजा की कि मेरी सरकार बनाइए, बल्कि लोगों को तैयार कर रहे हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपनी ज़रूरतों को समझिए। जो संविधान ने आपको ताकत दिया है जमहूरी निज़ाम में, उस ताकत के इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए खुद जद्दोजहद कीजिए। तो इस पूरे कैंपेन में और इस पूरे प्रोसेस में मुसलमान भी अछूता नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने हर प्लेटफ़ॉर्म से ओपनली कहा है कि गांधी के किसी सपने को तब तक साकार नहीं समझा जा सकता, जब तक इसमें 20% मुसलमान अपनी आबादी के तनासुब में इसकी तरक्की में शामिल ना हो। तो और मुसलमानों की अपनी एक कोशिश हमेशा से रही है कि उनके हर चीज़ में घटते हुए रिप्रेजेंटेशन को लेकर वो चिंतित ज़रूर है, लेकिन उन्हें चिंता तो बहुत है, लेकिन चिंतन नहीं है। ये प्रशांत अक्सर कहते हैं। तो इसको मैं भी दोहराना चाहूँगा कि अगर किसी स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी के साथ उन्हें अगर ये लगता है कि उनके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है, तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी कि वो मेन स्ट्रीम में कैसे आएँ। ये तो मेन स्ट्रीम जनसुराज से लेकर जो जनसुराज किस तरह माइनॉरिटीज़ को या उनके प्रॉब्लम्स को देखती है, उस सिलसिले से मैंने कहा। अब सवाल है कि मुसलमानों के मसाइल हकीकत में हैं या ये बस एक प्रोपेगेंडा है? तो सच्ची बात ये है कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की एक मजबूत लीडरशिप कुछ वक्त के लिए रही, उसके बाद मुसलसल जो लीडरशिप रही, वो सिर्फ टोकन लीडरशिप रही। वो अव्वाम से जुड़कर अव्वाम के मसाइल को लेकर कभी सामने नहीं आ सके। इसीलिए मुसलमानों की हालत आज यहाँ तक पहुँच गई है। बहुत से लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए ये कहते हैं कि भाजपा या मोदी के आने की वजह से मुसलमानों की हालत खराब हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि यूपीए 1 में एक डॉक्यूमेंट आया था जिसको सच्चर कमेटी दुनिया ने जाना और बहुत मशहूर हुआ, मुसलमान की गली-गली में बात फैल गई कि सच्चर कमेटी एक आई है मुसलमानों के हालात पर तबसरा करते हुए। उस सच्चर कमेटी ने कहा, ये यूपीए 1 की बात बता रहा हूं मैं, जब ये मोदी जी आए भी नहीं थे। उस वक्त उन्होंने, उस सच्चर कमेटी ने डॉक्यूमेंट किया कि आज मुसलमानों की हालत इतनी बदतर हो गई है कि वो दलित के बराबर हो गए हैं हर एतबार से। और इस पर आगे बढ़ के दानिश्वरों ने ये कहा
कि मुसलमानों की सियासी समाजी हालत दलित की तरह जरूर हो गई है, लेकिन सॉरी, समाजी और फाइनेंशियल हालत दलित की तरह जरूर हो गई है, लेकिन सियासी हालत दलित से भी बदतर हो गई है। यानी उसका एग्जाम्पल ये है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आपकी अच्छी खासी आबादी होनी चाहिए थी, उसके मुताबिक अभी आप बहुत कम है, 50% को नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करें, 243 यहाँ असेंबली की सीटें हैं। उस असेंबली की सीटों में अगर आप 18% भी अपना हिस्सा समझते हैं, तो आपको तकरीबन 40 से 45 सीटें जीत के आनी चाहिए, लेकिन आप सिर्फ 19 सीटें जीत के आते हैं। ऐसे हालत में जवाबदेही उन पार्टियों की ओर बढ़ जाती है जो 90 से 95% मुसलमानों की सीट वोट लेते हैं, और वो इस जिम्मेदारी से बिल्कुल बच जाते हैं। उनसे कोई सवाल नहीं करता कि हमारे 90% वोट अगर आपके पार्टियों को जा रहे हैं, तो हमारी सीटें फिर सुनिश्चित करने के लिए आप क्यों नहीं आगे आते। अगर हम डायरेक्ट इलेक्टोरल इलेक्शंस में हम नहीं अगर कामयाब हो पा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनडायरेक्ट और नॉमिनेशन के जरिए आप हमारी वहां पर प्रेजेंस को सुनिश्चित करें। तो ये अलमिया मुसलमानों की रही कि हम जिनको अपना लीडर मानते हैं उनसे सवाल नहीं करते, और जिनसे हम सवाल करते हैं उनको लीडर मानने को तैयार नहीं। एक तो मैंने ये गैप देखा, मेजर गैप, क्योंकि आप जिसको अपना रहनुमा मानते हैं आपको उनसे सवाल करना चाहिए, या जिन पर आपको फेथ है, जिनको वोट करते हैं। डेमोक्रेसी में रहनुमा बेसिकली चुना जाता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत, वोट जिसको आप देते हैं, तो जिन पार्टियों को देते हैं उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो गई है कि कुछ पार्टियों को हमें नेगेशन में बात करनी है, उनको अपना दुश्मन समझना है। गोया वो दुश्मन हो भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन सवाल भी हम उन्हीं से करते हैं। अगर मोदी जी को 3% वोट मुसलमान देते हैं, तो मुसलमानों को सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता ना। हमें तो कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए जिनको हम 97% वोट देते हैं, या उनके अलायंस को देते हैं। तो मुसलमानों को, ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपनी सियासी ये समझ बनानी पड़ेगी कि आप जिसको कायद समझते हैं उससे सवाल पूछें, और दूसरों से नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि ये जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में या एक पर्टिकुलर ग्रुप के तहत कि मुसलमान यहाँ बस पंचर लगाने के लिए मुल्क में है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। मुसलमान हिंदुस्तान के हर शोबे में बहुत अच्छे अच्छे मकाम पे भी है, और उसकी एक बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि आबादी बड़ी है, तो एक बहुत बड़ी आबादी आज बहुत खराब खस्ता हाल में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमांचल, मैं आपको बताऊं कि पूरे बिहार में 2.25 करोड़। अच्छा, बीच में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर ज्यादा वक्त मैं ले रहा हूं तो आप मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मैं अपनी बात छोटी कर दूंगा। आप अपनी पूरी बात रखिए वो खान जी, पूरी चलिए, बात। जी। चलिए शुक्रिया। तो जैसे आप देखिए, बिहार को समझिए। बिहार को तकरीबन 2.5 करोड़ के आबादी के हिसाब से मुसलमान है, उसमें से 60 लाख के करीब सिर्फ सीमांचल में रहते हैं। सीमांचल की ओवरऑल जीडीपी पूरे हिंदुस्तान की सबसे कम जीडीपी कहीं है तो वो सीमांचल के लोगों की है। तो अब ये वहां के लोग मुसलसल सेकुलर पार्टियों को वोट देते हैं, तो ये वो सेकुलर पार्टियों से सवाल पूछना पड़ेगा कि 60-70 साल से हम आपको वोट देते हैं, मेरी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ाने के जितने तरीके हो सकते हैं वो आप यहाँ कोशिश कीजिए। यहाँ अगर आपको फैक्ट्रीज लगानी, फैक्ट्रीज लगाइए। हमारे बच्चों को एजुकेशन देना, वो करिए। अगर हम गरीब हैं तो हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए। ये कोई चीज यहाँ नहीं की गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग मेन स्ट्रीम होने से काफी दूर होते चले गए। और बाकी इलाकों में जहां पर भी मुसलमान हैं, वो इस तरह है कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं उभर पा रही है। जैसे सिर्फ ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण मिला के तकरीबन 20 लाख मुसलमान हैं, लेकिन आप देखेंगे सिर्फ एक एमएलए वहां से जीत के आ पा रहे हैं, एक एमएलए। आफाक साहब जो भी हमारे सेशन में भी जुड़ेंगे, वो आजादी के बाद से कभी उस सीट पे कोई मुसलमान जीता ही नहीं। ये जनसुराज की पहली बड़ी जीत थी कि उन्होंने एक बने बनाए, जो उनका एक भरम था लोगों का कि इस सीट पे मुसलमान कभी जीत नहीं सकता है। जनाब प्रशांत किशोर जी ने सबसे पहले उस मिथ को तोड़ा कि आप लोग इस साइकी से ऊपर उठिए कि जहां पर आप मेजोरिटी में सिर्फ वही पॉलिटिक्स करेंगे या लीडरशिप रोल में वहीं आ सकते हैं, बल्कि आप हिंदुस्तान में जितने ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस चीज में आप कंट्रीब्यूट करेंगे, वहां आपकी लीडरशिप तस्लीम की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड, बॉलीवुड में अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हैं तो आप हैं किंग खान, उसमें कोई परेशानी नहीं है किसी को। वो आपके सिर्फ नाम की वजह से किसी को नहीं रिजेक्ट किया जाता है। आप अच्छी धुन बनाते हैं तो आप हैं ए आर रहमान। अब आप देखिए, अभी जिस वजह से हम लोग जुड़े हैं वो एक अहम मुद्दा था कि जब हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, अपने जायज हुकूक के लिए सड़कों पे उतरते हैं,
तो स्पेशली हमें टारगेट करके हमें जेलों में बंद किया जाता है और लंबे वक्त तक हमें परेशान किया जाता है, नौजवानों की जिंदगियां खराब की जाती है और इस पूरे प्रोसेस में नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका परेशान होता है। ये फैक्ट्स है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं और उनके लिए कोशिशें हो रही है लेकिन उन्हें बेल नहीं मिल रहा है, जबकि उन्हें बेल मिलना चाहिए। बेल इज ए राइट, ये कोई एहसान नहीं करती है हुकूमतें या क्या कहते हैं अदालतें। ये अदालतों की नाकामी है कि आप मुझे बेल अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ये अदालतों की नाकामी है, क्योंकि बेल राइट होता है। ये कानून का पहलू बहुत 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 साफ पहलू है कि जब तक किसी पर कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक वो मासूम है, और जब वो मासूम है और वो किसी तरह की टैंपरिंग नहीं कर सकता एविडेंस से, वो देश छोड़ के नहीं भाग सकता, तो उसको बेल मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पर्टिकुलरली किसी नाम की होने की वजह से नहीं मिल पाता है बेल। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, 38 जिले हैं, 38 जिले में अगर 38 लोग वॉलेंटरीली आपके एडवोकेसी के लिए तैयार हो जाए, लीगल एड के लिए तैयार हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक प्रैक्टिशनर लॉयर जो लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, अगर वो चाह ले कि मैं किसी भी बेगुनाह के लिए खड़ा रहूंगा, मैं प्रो बोनो खड़ा रहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, फीस दे सका तो सही है, नहीं दे सका तो कोई बात नहीं, या कोई एजेंसी इस तरह की बने जो उनकी मदद करे, किसी भी गलत आदमी को नहीं फंसाया जा सकता है। असल वजह क्या होती है कि ये जो बच्चे पकड़े जाते हैं जिनको पुलिस उठा के ले जाती है, इनिशियल स्टेज में इनकी पैरवी करने के लिए कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचता। जब इनिशियल स्टेज में कोई पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचता तो आईओ को फ्री हैंड मिलता है, वो जैसे चाहता है वैसे केस को मोड़ता चला जाता है, और जब फाइनल चार्जशीट बन के आती है उस वक्त फिर हायर कोर्ट्स में जब केस लड़ने आप जाते हैं उस वक्त तक बड़े बड़े वकीलों के हाथ बन जाते हैं, क्योंकि लोअर कोर्ट में फैब्रिकेटेड चार्जेस के साथ उन्होंने उस तरह के एविडेंस भी क्रिएट किए रहते हैं। और जब आप चाहे जेठमलानी से केस लड़वाइए या कपिल सिब्बल से, जब लोअर कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही इस तरह की हो जाती है तो आपके केस में बड़ी मुश्किलात आ जाती हैं। तो इसीलिए अगर इस कम्युनिटी हमारी कम्युनिटी को लगता है कि हमारे साथ लीगली बहुत इंसाफ नहीं हो पा रहा है, तो मेरी गुजारिश ये है कि फिर किसी और की तरफ हम न देखें, बल्कि हम खुद अपने आप को तैयार करें, ये तय करें कि 5 साल में अपनी कम्युनिटी में कम से कम एक जिले में 5-5 7-7 लोगों को लॉ पढ़वाएं। लॉ पढ़वा के उनको कहें कि भाई जब कम्युनिटी ने आपको लॉ पढ़ाया तो आपकी सर्विसेज कम्युनिटी को चाहिए, आप दिन भर कमाइए लेकिन इस तरह के केसेस आपको लड़ने पड़े। और लोग करते हैं, और जगहों पे ये चीजें की जाती है, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। बहुत सी ऐसी एजेंसी है जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर अभी आप देखिए मुसलमानों के हर घर में कमोबेश गाजा और फिलिस्तीन और इस तरह की केसेस और लड़ाइयां आप देखते होंगे। आप उन जगहों पे देखिए रेड क्रॉस के लोग कैसे जान हथेली पे रख के उस एरिया में काम करते हैं जहां आप कवरेज करने के लिए नहीं जा सकते, जहां आप लोगों से मिलने नहीं जा सकते, रेड क्रॉस के लोग जाते हैं। और ये उनकी खूबी है, इसीलिए रेड क्रॉस की मान्यता है पूरी दुनिया में, क्योंकि उनके वॉलेंटियर अपनी जानों को जोखिम में रखकर इंसानियत का काम कर रहे हैं। तो उसी तरह हो सकता है कि चैलेंजेस आए, आसान दुनिया में कोई काम नहीं होता है, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, कम्युनिटी को तैयार होना पड़ेगा, और खासकर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि बदलते वक्त में किन चीजों में हम कमजोर हो गए हैं, किन चीजों में हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ नंबर की है। आपके पास बहुत अच्छे नंबर है, बीइंग ए माइनॉरिटी आप बात करें तो हिंदुस्तान के सबसे मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उसके बाद आप ही हो, सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी। तो आपको नंबर्स में नहीं घबराना। आपके यहाँ पढ़ने लिखने का निजाम बहुत पहले से चला आ रहा है, आप उसको सही इस्तेमाल कीजिए। आपके गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कहीं पर भी ये कोई नहीं कह सकता कि आप मुसलमान हैं तो आपको दाखिला नहीं मिल रहा है। ठीक है, 2-4 नंबर कम ज्यादा आपको मिलते होंगे अपने एजुकेशनल लाइफ में, अलग बात है, लेकिन आपको कोई इनकार नहीं कर सकता। आप जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, बीएचयू कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन अपॉर्चुनिटीज को गेन कीजिए, और आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको अदालतों की नॉलेज, अदालतों की इंफॉर्मेशन और मेन स्ट्रीम जुडिशियल सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। आपकी कम्युनिटी एक लंबे वक्त तक इसको हराम करार देती रही। बहुत माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि ब्रिट पार्टीशन के वक्त तक मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खेप जो नवाबों के खानदान से जुड़े थे, वो लोग लॉ करते थे, बैरिस्टर होते थे। उसके बाद हम लोगों के समाज में एक चीज राइज हो गई कि ये हराम है, ये बहुत जायज नहीं है, गलत को सही, सही को गलत करने का पेशा है। तो आपके अच्छे जहन इसमें नहीं आए, इस डोमेन में नहीं आए, इस डोमेन में आपके अच्छे जहन नहीं आए, उसका नतीजा ये है कि अदालतों में आप कमजोर हो गए, आपके पास अच्छे जजेस नहीं हैं। भाई जुडिशरी को भी कुछ ऐसे चेहरे चाहिए होते हैं जो आप
कुछ इतने अच्छे जजमेंट देते या आपकी उस तरह की कुछ वैसी होती तो आपको सुप्रीम कोर्ट तक प्रमोशन मिलता है। ऐसी बात तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजेस बनते रहते हैं मुसलमान भी। तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं, जजेस बन सकते हैं। 33% रिजर्वेशन है बिहार में जुडिशरी में औरतों महिलाओं के लिए। लेकिन आप बताइए, आप अपनी बहनों को पढ़ाते ही नहीं है जुडिशरी, आप उनको लॉ पढ़ाते ही नहीं कि वो जुडिशरी में जा सके। तो इन सब चीजों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। और जो इंडिविजुअल केसेस की बात है जहां तक, वो मेरी अपनी फीलिंग ये है, क्योंकि मैंने कुछ वक्त एपीसीआर के साथ काम किया था, तो वो इनिशियल स्टेज में वो लोग अच्छी पैरवी नहीं होने की वजह से केसेस को सही ढंग से नहीं प्रेजेंट किया था। फिर आईओ अपने हिसाब से लंबी चौड़ी चार्जशीट जमा कर देता है, बहुत तरह की उसमें कहानियां बना दी जाती है, उसके हिसाब से वो लोग कुछ एविडेंस भी क्रिएट कर देते हैं, जो बाद में हायर कोर्ट्स में जाके चैलेंज करना जरा मुश्किल हो जाता है। तो 3-4 बस मोटी-मोटी चीजें हैं कि आपको अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ना पड़ेगा। एक मशहूर जुमला मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि दौर जदीद में कौमों की तकदीरें मदारिस या मसाजिद में तय नहीं की जाएंगी, बल्कि उनको ऐवानों में अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान के जो ऐवान है, पार्लियामेंट है, असेंबलीज हैं, इनमें आपका रिप्रेजेंटेशन हो, वहां तक आप जा सकें। अगर वहां आप नहीं जा पाएंगे, तो जिस लड़ाई को आप बहुत आसानी से जीत सकते हैं अपनी तकरीरों से, अपनी दलाइल से, उन लड़ाई को जीतने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी सड़कों पर। और जब आप सड़कों पे उतरेंगे, तो आपके लिए बैकअप के लिए न इस तरह कोई लीगल टीम है, न कोई ऐसी मीडिया हाउसेज है जो आपको पूरी तरह से मदद कर सके या एक तरफा मदद कर सके। तो आप यकीनन इस लड़ाई में बहुत कमजोर पड़ जाएंगे और बहुत तरह के नुकसानात का आपको सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत पहली शर्त यह है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंटेशन के लिए तैयार कीजिए। जो जहां से आप जिता सकते हैं लोगों को, उनको एकजा कीजिए, उनको समझाइए, नए पैगाम के साथ लाइए। और हिंदुस्तान में मुसलमानों को बेहतर करने का हमेशा से एक नुक्ता रहा है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि ये मुल्क के फैसले हमारे बिना अधूरे हैं। लेकिन हमें भी ये समझना पड़ेगा कि ये मुल्क की सच्चाई है कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं। तो हमें उन तमाम तरह के अच्छे लोगों को जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उनको खोजना पड़ेगा, उनके दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, उनकी मिन्नत जमानत करनी पड़ेगी कि आओ मिलकर हम सब एक ऐसा हिंदुस्तान बनाओ जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सके और गांधी के उस सपने को साकार कर सके, जहां पर मुसलमानों के संरक्षण की जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधों पर हो और हिंदुओं की संरक्षण की जिम्मेदारी मुसलमानों के पास हो। बस इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। कुछ सवालात हो तो जरूर आप लोग रखिएगा। खुदा हाफिज। जी, बहुत शुक्रिया अबू अफान जी आपका। इसी जी हम गहरे तौर से समझने के लिए आज ये लाइव सेशन हमने रखा है। हमारे साथ तारिक अनवर चंपारणी जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उनसे पहले हम चलना चाहेंगे, विक्टिम है कुछ हमारे साथ। मैं निहाल किशनगंज से हूँ। जी निहाल जी, बहुत मैं बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि मैं अभी किसी प्रोग्राम में जाने वाला हूँ, जी तो मैं थोड़ी अपनी बात रखना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल रखें। जी, सभी को सलाम मेरा। और जैसा कि अफान साहब अभी बता रहे थे, बिल्कुल बुनियादी बात बता रहे थे, और हम लोग उस पर एग्री करते हैं कि जो हिंदुस्तान की हालात है, जो बिहार का सिनेरियो है, जो हमारे हिंदुस्तान सीमांचल का जो मामला है, ये सारे लोग वाकिफ हैं। ये आवाज़ होनी चाहिए कि भाई मुसलमानों की जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो उनके थॉट को लेकर के आप अपनी बात को रखते हैं। जैसे सच्चर कमेटी की बात अफान साहब ने उठाया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उठाया, लेकिन उसको आगे एक्सलेट कौन करेगा? ये हम जैसे लोगों को आगे आना होगा एक्सलेट करने के लिए, अपनी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी होगी। तो ये पब्लिक के बीच में ये बात धीरे धीरे जा रही है, और हम लोग जो है मुसलमानों के बीच में जब खड़े होते हैं तो एहसास होता है कि आज तक 78 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन अब तक हमारी जो राइट्स है, जो हकूक है, वो अब तक नहीं मिला है हमें। तो ये जब हम लोग जिस बैनर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जनसुराज के साथ जो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो एक उम्मीद की किरण जो है जगी है। लोगों को लगता है कि एक उम्मीद हमारे पास है, जो इस उम्मीद को लेकर के ये लोग हमारे इंसाफ और हक की बात करेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ नटसेल में, कि हम लोग पब्लिक के बीच में जब जाते हैं, पब्लिक की बात सुनते हैं, पब्लिक को एहसास दिला रहे हैं, तो पब्लिक अभी हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये लगता है कि हमारी अपनी जो आबादी है, जो सीमांचल की, ये सीमांचल के लोग समझ चुके हैं। अब दूसरे जो महागठबंधन वाले या गैर जो पार्टी और पार्टियां हैं, जो MIM है, ये लोग पार्टियों के झांसे में आने वाले नहीं हैं।
और ये कोशिश ये रह रही है कि हर लोग एक कदम हम आगे बढ़ते तो 10 कदम लोग आगे बढ़ने को लब्बैक कर रहे हैं और कदम पे कदम मिला के चलने को तैयार हो रहे हैं। ये बहुत अहम बात है और वक्त भी इस तरह के है कि लोग कम वक्त में ज्यादा समझ रहे हैं और हम लोग को साथ दे रहे हैं। तो आइंदा हम लोग यही कहेंगे कि जब हकूक की बात होती है, अपने कौम मुसलमान की जहाँ प्लेटफॉर्म की बात होती है, तो वहां पे ये लोग अपने आप को महसूस तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस रहबर खोज रहे हैं कि हमारे रहबर कौन होंगे, अख्तर जी, जो बस हमारे एक को लीड बात कौन मैं करेंगे। करना चाहूंगी, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। हेलो हेलो, मुश्ताक अहमद। जी मुश्ताक जी, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। ठीक, थैंक यू। जी, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, बस मेरी बात खत्म होती है। जी जी, निहाल और अख्तर जी कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जी निहाल जी 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 मैं इतनी बात कहूंगा कि जितनी बात अफान साहब ने कहा, मैं जोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं। और यहाँ के सीमांचल के मुसलमानों की जो हालत है, बदतर से जीडीपी की जो बात की, बिल्कुल सही कहे। और इस इलाके के लिए हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं और शायद कि हम लोग आने वाले 2025 से शुरुआत हुई है, 24 से शुरुआत हुई है और 25 हम लोग कामयाबी मिलेगी। और हम लोग जो है बिहार के और सीमांचल, खास करके सीमांचल का जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल, तीनों सिनेरियो को हम लोग जो है लेके आगे बढ़ेंगे और मजबूती के साथ हम लोग की कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। इतनी बात करके मैं बात खत्म करता हूँ। जय हिंद। लाइन पे सितारे, मोहम्मद सितारे का भाई है, मोहम्मद चांद है। हेलो मुश्ताक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप अपनी बात रखें। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं जिनकी बातें लेनी है हमें, प्लीज अपनी मुश्ताक जी बात रखिए। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है मुश्ताक जी, आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ, मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद। जी जी इसमें ये था कि मेरे गांव का एक केस था, सितारे अहमद करके। जी उसमें पॉक्सो और रेप केस में उसको मैंने झूठा मुकदमा करके फंसा दिया। उसी के सिलसिले में कुछ बातचीत करना था। जी, क्या 2 साल मामला से था मुश्ताक जी, पूरी बात बताएं। मामला था कि एक गांव का ही है, आपस में कुछ पड़ोस से झंझट उंझट था। सितारे नाम का लड़का था, उस लड़का के साथ रहता था। वो अपनी लड़की से एक झूठा मुकदमा कर दिया, जिसमें पॉक्सो भी जुड़ गया और 376 भी जुड़ गया। जी जैसे उसको कस्टडी हो गया, हाई जी कोर्ट भी गया था, बेल रिजेक्ट हो गया है। और आप लोग अगर कोई है तो उसका निदान निकालिए। जी। अब मुश्ताक जी, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली, आपका एड्रेस? मुजफ्फरपुर से हूँ। गांव मुजफ्फरपुर है में? चकभिक्की जी, गांव हो गया चकभिक्की, थाना हो जाएगा मनियारी, ब्लॉक है कुरहन्नी, जिला मुजफ्फरपुर। ओके, शुक्रिया मुश्ताक जी, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ तारिक अनवर चंपारनी जी भी हैं। तारिक जी, आप प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक, तो फिर कब बात करेंगे? कैसे बात करें? इस कॉल के एंड में बात करेंगे मुश्ताक जी आपसे फिर से दोबारा इस केस के मामले में। और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जनसुराज के, जो भी दानिशवर लोग हैं, चाहे वो तारिक अनवर जी हैं या फिर अबू अफान जी हैं या फिर प्रोफेसर मुसव्विर जी हैं, सभी लोग आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो एंड में हम इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। हाँ, तो फिर जी हम तारिक जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीन आपका कि बहुत ही एक बर्निंग टॉपिक है, जिस पर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी ग्रुप ने अभी तक इस पर कभी कॉमन प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से चर्चा नहीं किया था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनसुराज की पूरी टीम का, प्रशांत किशोर जी का, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनने के बाद पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के तहत इस टॉपिक को हमारे सामने लेकर आए हैं। क्योंकि अभी तक होता क्या आया है कि हम लोग सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, लेकिन उसमें जो 2 चीजें हैं जिस पर मैं खासतौर से फोकस डालना चाहता हूं। हम हमेशा बात करते हैं मुसलमानों की राजनीतिक भागीदारी की, लेकिन हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क है। अभी तक जो एक डेटा है हमारे पास, CSDS, जो कि भारत में राजनीति के क्षेत्र में सबसे ऑथेंटिक डेटा जिसका माना जाता है CSDS का, उसका एक रिपोर्ट है और हिलाल अहमद साहब ने इस पर एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल भी लिखा है उन्होंने। उसमें यह साबित होता है कि पार्टिसिपेशन में मुसलमानों से ज्यादा किसी का भी पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर झंडा उठाने की बात होती है
तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मुसलमानों का होता है, उसके बाद ओबीसी का होता है, उसके बाद अपर कास्ट का होता है। अगर रैलियों में जाने की अगर हम बात कर ले तो वहां भी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रैलियों में मुसलमानों का होता है, अगर परसेंटेज वाइज देखे तो। या कहीं भी कोई गैदरिंग होती है, कोई भी हल्ला करना होता है, कोई भी सिटिंग होती है, बैठक होती है अगर किसी भी पार्टी की, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर पार्टिसिपेशन होता है तो मुसलमानों का होता है। लेकिन जब उसी को हम रिप्रेजेंटेशन वाली जगह पर देखते हैं, जहां प्रतिनिधित्व देना है, जहां पर मुसलमानों को इलेक्शन लड़ाना है, मुसलमानों को चुनाव जीतकर सदन में जाना है, जब हम वहां पर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्टियां हैं उनकी बेईमानी कह लीजिए, या कहीं ना कहीं मुसलमानों से जो चूक हो रही है उसकी वजह से पार्टिसिपेशन का जो लेवल है, जो रेशियो है, वो बहुत कम है। ये एक ऑथेंटिक डेटा है जो कि CSDS की तरफ से दिया गया है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि पार्टिसिपेशन हमें चाहिए या हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अमूमन मुसलमानों को जब भी राजनीतिक हिस्सेदारी की बात आती है तो उसको पार्टिसिपेशन में के तहत उनको लुभा लिया जाता है और रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता है। अब चूंकि हम लोग जनसुराज के बैनर के तहत काम कर रहे हैं और खास तौर से हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं, तो हमें उन बुनियादी चीजों को समझने की जरूरत है जिसकी वजह से मुसलमानों का पार्टिसिपेशन तो है लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। एक बात में अफान भाई मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोट कर रहे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को जब 1952 में पहली बार रामपुर लोकसभा क्षेत्र से जब उनको टिकट कांग्रेस ने दिया चुनाव लड़ने के लिए, तो मौलाना आजाद ने कहा था कांग्रेस से कि भाई ऐसा है कि मैं सिर्फ मुसलमानों का नेता नहीं हूं, मैं इस देश का, भारत का मैं नेता हूं, इसलिए मुझे ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए जहां मुसलमान और हिंदू दोनों बराबर हो। लेकिन मौलाना आजाद को ऐसी रामपुर से इसलिए चुनाव लड़ाया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू हो या उस टाइम के जो कांग्रेस थी, उनको ये लगता था कि शायद मौलाना किसी दूसरी सीट से न जीत पाए, इसलिए उनको मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ाया गया। अब उनकी क्या मंशा थी उस पर कभी हम लोग डिबेट कर लेंगे। फिर दूसरा बार जब उनको मौका दिया गया, मेवात के इलाके से मौका दिया गया, तो ये पूरा एक ट्रेंड रहा है आजादी के बाद से लेकर अभी तक। ये ट्रेंड रहा है कि मुसलमानों को वहीं से चुनाव लड़ाया जाता है जहां मुसलमानों की आबादी 40% 50% के आसपास होती है। इसलिए भी मुसलमानों का पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं कम हुआ। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ा है, 70-75 साल अब हमारी आजादी को हो गए, 14-15 लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, तो अब हमने ये देखा कि जहां आबादी ज्यादा थी मुसलमानों की, वहां तो चुनाव पहले लड़ाया जाता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उन क्षेत्रों से भी मुसलमानों को चुनाव कोई भी पार्टी लड़ाना नहीं चाहती है। एग्जाम्पल के तौर पर अफाक साहब जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सिकटा विधानसभा क्षेत्र से पश्चिमी चंपारण में, वहां मुसलमानों की आबादी लगभग 35-36% के आसपास है, लेकिन वहां महागठबंधन की तरफ से कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं बना। आगे जब बढ़ते हैं तो कई सारे क्षेत्र हैं। आप सीतामढ़ी की तरफ आते हैं तो वहां आपको बाजपट्टी है, रूनी सैदपुर है, परिहार है। इन सब क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी लगभग 35-40% है, लेकिन वहां टिकट मुसलमानों को नहीं दिया गया। आगे की तरफ अगर हम सीमांचल के इलाके को छोड़ दें तो उस इलाके के अलावा कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर बहुत खुलूस के साथ कोई भी पार्टी मुसलमानों को टिकट देती है। जबकि बहाना क्या लगता है? बहाना ये लगता है कि मुसलमानों को टिकट देते हैं तो मुसलमान चुनाव नहीं जीतते हैं, जबकि डेटा से अगर इसको हम चेक करते हैं तो ये भी गलत साबित होता है। मेरे विधानसभा, ढाका विधानसभा के बगल में शिवहर विधानसभा क्षेत्र आता है। शिवहर विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी मुश्किल से 30,000 भी नहीं होगी, यानी कि 14% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। वहां से जेडीयू का टिकट मिलता है मोहम्मद सरफुद्दीन साहब को, और 2 बार शिवहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन के चले आते हैं। उसी तरीके से अभी अगर आप देखते होंगे, जमा खान साहब मिनिस्टर है जदयू में, नीतीश कुमार की सरकार में, चैनपुर विधानसभा, चैनपुर में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल कम है, लेकिन टिकट मिला, वहां से जीत कर चले आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टी अगर मुसलमानों को अगर सीट देती है, टिकट देती है, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जीत कर नहीं आ सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ है? मसला यह है कि उनकी नीयत अच्छी नहीं है। वह नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों को का रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन तो हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सदन में नहीं हो। तो इसके लिए जनसुराज ने जो मुहिम शुरू की है, जनसुराज लगातार इस बात पर कोशिश कर रही है कि मुसलमान जिसकी जितनी आबादी उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी दी जाएगी। प्रशांत किशोर जी ने कई बार कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि
40 सीट हम मुसलमानों को देंगे, क्योंकि उनकी आबादी के हिसाब से 40 सीटें बनती है। अब सवाल यह रह गया कि अगर रिप्रेजेंटेशन आपको मिल भी जाता है तो क्या आपकी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि सदन में जाकर आपकी बातों को रख सके। अफान भाई कई सारे लीगल एस्पेक्ट की तरफ अपना ध्यान हम लोगों का आकर्षित कर रहे थे। मैं अभी एक भाई मुजफ्फरपुर के थे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि कुडनी में कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, एक मुस्लिम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई और उस घटना के बाद मामला बहुत उठा, लेकिन किसी भी मुस्लिम प्रतिनिधि के अंदर इतना गट्स नहीं था कि उस मुद्दे को सदन में उठा सके। समस्तीपुर में घटना होती है, मुस्लिम लड़की एक शिक्षिका को मारपीट किया जाता है, उसको न्यूट करके दौड़ाया जाता है, उसके घर को जला दिया जाता है, लेकिन वहां का जो प्रतिनिधि है मुसलमान है, आरजेडी का विधायक है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो सदन में जाकर इस बात को रख सके, क्योंकि जो अपोजिशन के जो लोग थे वो किसी दल से जुड़े हुए थे और उसी दल से ये विधायक चुनाव जीत कर आए थे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी पार्टी के भीतर जाकर इस मुद्दे को उठा सके, अपने पार्टी के जो आला कमान है वहां तक इस बात को रख सके, सदन में इस बात को रख सके। तो हम मुसलमानों को यह भी सोचना होगा कि हम प्रतिनिधित्व तो ले अपनी, लेकिन प्रतिनिधित्व सशक्त हो, इंपावर्ड हो, मजबूत हो, उनकी आवाज मजबूत हो, जो सदन में जाकर अपनी बातों को जोरदार तरीके से रख सके। मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल है उस मसाइल की उनके अंदर समझ होनी चाहिए। मान लिया कि आप किसी बाहुबली को विधायक बनाकर भेज देते हैं, आप किसी अशिक्षित व्यक्ति को विधायक बनाकर भेज देते हैं जिसको मुद्दों की समझ ही नहीं है, तो सदन में क्या ही आपका मुद्दा उठाकर लेकर आएंगे। तो प्रतिनिधित्व पर जब भी हम बात करें तो हम सशक्त प्रतिनिधित्व की बात करें। अगर एक शिक्षित व्यक्ति, अगर मुद्दों को समझने वाला व्यक्ति अगर सदन में जाता है, सदन में अपनी बात रखता है, जैसे कि अफसान भाई अभी कह रहे थे कि अब मस्जिद और मदरसों से मुसलमानों की समस्याओं का हल केवल नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए सदन में आवाज उठाना पड़ेगा, ऐवानों में आवाज उठानी पड़ेगी। तो ऐवान में कौन आवाज उठाएंगे? अगर ऐवान में अगर कोई आवाज उठाता है, सदन में कोई विधानसभा में या लोकसभा में जाकर अगर कोई आवाज उठाता है तो लोकसभा के विधानसभा के प्रोसीडिंग का हिस्सा बन जाता है, और जैसे ही प्रोसीडिंग का हिस्सा वो बनेगा, एक न एक दिन सरकार को उस पर कार्रवाई करनी पड़ती है। तो हम लोगों से गलती ये हुई कि हम लोगों ने तो पहली बात चुनाव लड़ना छोड़ दिया, वैसे क्षेत्रों पर अपनी दावेदारी छोड़ दी जहां पर मुसलमान जीत सकते थे। मैं अगर लाइन से अगर गिनती कराना शुरू करूं, पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज, सिकटा, पश्चिमी बेतिया शहर, पूर्वी चंपारण में नरकटिया, केसरिया, ढाका, चिरैया, सीतामढ़ी की तरफ अगर जाते हैं तो यानी लाइन से अगर हम जाए तो लगभग 60-65 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान जीत सकते हैं, लेकिन हमने वहां पर दावा करना छोड़ दिया। एक चीज। दूसरी चीज ये, जहां पर हमें मौका भी मिला मुसलमानों को चुनाव लड़ने का, वहां पर सशक्त आवाज हमारे नहीं रहे, इसलिए हमारे मुद्दों को कोई ढंग से उठा नहीं पाया। दो चीज। तीसरी चीज ये है कि कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी, लेकिन किसी कारणवश उसको आरक्षित भी कर दिया गया। जैसे कटिहार, अफान भाई जानते होंगे, अगर कटिहार से कोई साथी जुड़े होंगे तो कटिहार में कई सीटें हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 40-45% के आसपास है, लेकिन उन सीटों को एसटी में रिजर्व कर दिया, जबकि एसटी की आबादी मुश्किल से वहां 2-2.5 हजार भी नहीं होगी। तो ये 2-3 तरीके हैं जिनसे मुसलमानों की प्रतिनिधित्व को कहीं ना कहीं रोका गया है, और इसको रोकने, अगर रोक भी दिया गया है तो एक न एक दिन समस्या का निदान होता है। अब हमारे पास एक मौका है कि जनसुराज के जिस बैनर के तहत, जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग समाज में बेदारी ला रहे हैं, मुस्लिम समाज में जब हम लोग जा रहे हैं तो उनको हम लोग समझाएं, उनको हम लोग बताने की कोशिश करें कि शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, मुसलमानों को शिक्षा में क्यों आना चाहिए ज्यादा। अगर लीगलिटी, अगर झूठे केस मुकदमों में अगर मुसलमानों को फंसा दिया जा रहा है तो मुसलमानों के पास बेहतर वकील क्यों नहीं है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। राजनीतिक लेवल, राजनीति का जो रोल होता है उसका क्या रोल है, शिक्षा को बढ़ावा देने में राजनीति का क्या रोल है, लीगल एस्पेक्ट में जो राजनीति का क्या रोल है, इन सब चीजों का, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजनीति का क्या रोल है। अगर इन सब चीजों को अगर हम लोग लोगों के सामने नहीं रखते हैं तब तक बेदारी नहीं आ सकती। एक और चीज, अमूमन होता क्या है कि मुसलमानों को ये कह दिया जाता है कि भाई मुसलमान शिक्षित नहीं है, इसलिए मुसलमानों के साथ ये दिक्कत हो रही है, जबकि मेरा मानना थोड़ा अलग है, मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर अगर आता है, आपके पास अगर राजनीतिक शक्ति है,
तो आप शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी नीतियों को, अपनी पॉलिसियों को लागू करा सकते हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो नीतियां लागू हो रही है उसमें आप अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लोग अगर झूठे केस मुकदमों में अगर फंसाए जा रहे हैं, अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति है तो आप वहां बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी इलाके की अगर जीडीपी कमजोर है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति है, आप अगर सदन में आप अपनी मजबूत आवाज रखते हैं तो आप उसको बेहतर कर सकते हैं। एक और चीज जो पिछले दिनों में हुआ है कि अमूमन हम लोग ये सोचते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां मुसलमानों के साथ ज्यादा अन्याय होता है या मुसलमान ज्यादा अशिक्षित रह गए। नहीं, डेटा ये नहीं कहता है। डेटा ये कह रहा है कि जहां पर भी मुसलमानों की आबादी कम है और जहां पर भी मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, दोनों में बहुत फर्क है। मुसलमानों की आबादी जहां ज्यादा है वहां मुसलमानों की अशिक्षा का दर ज्यादा है, और जहां पर मुसलमानों की आबादी कम है वहां पर अशिक्षा की, जहां पर कम है वहां पर लिटरेसी रेट मुसलमानों की ज्यादा अच्छी है। इसमें कई स्टेट है, जैसे गुजरात है, उत्तराखंड है, झारखंड है। इस तरीके के स्टेट के अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर मुसलमानों की लिटरेसी रेट दूसरों से ज्यादा है। लेकिन बिहार है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत घनी है, लेकिन यहाँ पर लिटरेसी रेट आप देखेंगे तो बहुत कम है। और कम क्यों है? कम इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर हम एक वोट बैंक बनकर रह गए हैं। हम उन दलों के वोट बैंक बनकर रह गए हैं जिनको हम यह समझते हैं कि हर बुरे दौर में जब भी मुसलमान मुसीबत में फंसेगा तो ये दल उनके लिए सुरक्षा कवच बनेगा, ये उनको सुरक्षित रखेगा। लेकिन बिहार में सबसे लंबे टाइम से बीजेपी यहाँ नहीं है। सबसे लंबे टाइम से यहाँ सो कॉल्ड सोशलिस्ट पार्टियों की सरकार रही है। 15 साल नीतीश जी रहे हैं, 15 साल लालू जी रहे, उससे पहले कांग्रेस रही है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की सबसे बुरी हालत है। बंगाल आप देख ले, बंगाल में मुसलमानों की जो हालात है वो बद से बदतर है। सच्चर कमेटी ने उसको कोट भी किया है। वहां आप देखेंगे लगभग 30-35 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद दीदी की लगभग 15 सालों से सरकार है। झारखंड में आप देखेंगे तो यहाँ मिली जुली सरकारें रही है, इसलिए यहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मुसलमान वोट बैंक नहीं है। वैसे ही अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो लंबे टाइम तक वहां पर सेकुलर पार्टियों की सरकार नहीं रही है, मिक्स सरकार रही है, इसलिए वहां पर स्थिति अच्छी है। आप गुजरात में, सबसे ताज्जुब की बात गुजरात की है, गुजरात में लिटरेसी रेट मुसलमानों की और जगह से बेहतर है। महाराष्ट्र में आप जाकर देखें तो जहां भी मिक्स सरकारें रही है, कभी एक पार्टी की बीजेपी की सरकार रही है, कभी कांग्रेस की सरकार रही है, तो वहां मामला ठीक है। लेकिन जहां लंबे टाइम से सिर्फ हम सेकुलर दलों को हम लोग ढोते आ रहे हैं वहां पर हमारी हालात बहुत कमजोर है। इसलिए मुसलमानों को यह समझना होगा कि अगर कोई बेहतर विकल्प अगर आया है तो उस विकल्प को हम लोग देखें, सोचे, समझे और उसकी तरफ हम लोग एक कोशिश जो हो रही है उसका साथ दे, ताकि बिहार जैसे राज्यों में जहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 17-18% है, वहां पर मुसलमानों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में और जो लीगल जो चीजें हैं उन सब चीजों में बेहतरी आ सके। तो हम लोगों को एक कोशिश करनी चाहिए। मैं सभी आवाम से जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, उन सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि एक कोशिश प्रशांत किशोर जी ने की है। एक कदम प्रशांत किशोर जी चले हैं तो 2 कदम हम भी चले और अपने हक और हुकूक के लिए हम लोग आवाज उठाए। किसी शायर ने कहा था कि ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो, ये शहर एहतजाज है, खामोश मत रहो, हक भी नहीं मिलेगा तकाजा किए बगैर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक अनवर जी। आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगी, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, आप लोगों की अगर कोई सवाल है, तमाम लोगों की जो कमेंट्स है वो हमें लगातार आ रहे हैं। आप लोग के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, जनसुराज के जो भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे वो तारिक अनवर जी हैं, अबू अफान जी हैं, उन लोगों से पूछना चाहे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कर दीजिए, हम यहीं से आपके सवाल ले लेंगे। और लगातार आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अभी फिलहाल हमारे साथ और लोग बने हुए हैं इस लाइव में, और काफी टाइम से मोहम्मद चांद जी, आपने हैंड रेस कर रखा है। मोहम्मद चांद जी, आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाह रहे थे, मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। जी मुजफ्फरपुर में एक ब्लॉक है कुढ़न्नी। जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा, आप अपना थोड़ा कैमरा सेट कर लीजिएगा मोहम्मद चांद जी। आ रहा है फोटो? जी आ रही है। कुढ़न्नी ब्लॉक है, उसमें मनियारी थाना पड़ता है। वहाँ मुस्लिम की आबादी कम है। जी वहाँ एक झूठे केस में फंसा दिया गया है चांद के भाई को, मेरे भाई को। जी इसी के मसले पे हम बात करना चाह रहे हैं। जी, आपका केस क्या है और किस मामले में फंसाया गया है, थोड़ा डिटेल में बताइएगा ताकि हम सब बातचीत उसके ऊपर कर सकेंगे। रेप केस है और पॉक्सो एक्ट लगा हुआ। जी,
तो ये सवाल आपने अभी उठाया था, इस सवाल को हम इस सेशन के एंड में अफू अफान जी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे इस पे, तारिक अनवर जी बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि बिहार में इस वक्त पटना में बिहार सत्याग्रह आश्रम लगा हुआ है, आप लोग वहां से सीधे यहाँ पर भी आ सकते हैं। वो सभी लोग यहाँ पे आकर के जुड़ रहे हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में, जिन्हें किसी भी तरीके की ज्यादतियां झेली हैं या इस तरीके के केसेस उनके ऊपर हुए हैं, वो लोग आकर के इकट्ठा हो रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सो आप सब लोग भी मुजफ्फरपुर से आकर के सत्याग्रह आश्रम में प्रशांत जी से भी मिल सकते हैं। क्या टाइमिंग वहाँ क्या है मिलने का? टाइमिंग प्रशांत जी सुबह से रात तक वहीं पे रहते हैं बिहार सत्याग्रह आश्रम में ही, तो आप लोग आके किसी भी वक्त उनसे मिल सकते हैं। 1-2 घंटे आपको इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि पहले से मीटिंग जारी रहती है लोगों की। सो किसी भी वक्त आप वहाँ पे मिल सकते हैं, सुबह 10 बजे से रात में। और अगर आप वहाँ पर रहना चाहें तो रहने के भी सारे इंतजामात हैं, आप वहाँ पर रह भी सकते हैं जी। ठीक अब ठीक हम मोहम्मद जहांगीर, अगर आप कॉल में हैं, आपको मेरी आवाज जा रही है ठीक है जहांगीर जी? शुक्रिया। ठीक। जहांगीर जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जी प्लीज जी हाँ बात आवाज करें। आ रही है। बात वो एक सिरघाटी का मामला था। सिरघाटी में एक जी राज मिस्त्री हैं, उनको एक केस पे ये कर दिया है। तो उसी सिलसिले में हम पहले भी बात किए थे, उसी सिलसिले में हम जुड़े हुए हैं। जी उसमें क्या मदद आप लोग कर सकते हैं, उसी के लिए जी। हम हैं, जहांगीर जी बताइए। पूरा मामला बताइएगा, क्या है, किस मामले में हुआ है, आपके कौन लगते हैं, क्या नाम है, क्या वो घटना है? मंसूर नाम है, मंसूर उर्फ जुम्मन। जी वो सिरघाटी रमना मोहल्ला के रहने वाले हैं। जी और उनके घर में एक विस्फोट हुआ छत पे। 2 बच्चे खेल रहे थे। घर वाले का कहना है कि एक बाहर का जो बच्चा था वही कुछ विस्फोटक माने लेकर के आ गया। विस्फोटक मतलब वो सुतली बम नहीं होता है, जी और उसके फटने से वो लोग घायल हो गया। अभी ठीक है दोनों बच्चा। जी और उसी में एक्सप्लोसिव एक्ट में सेक्शन 345 में इन लोग को इम्प्लीकेट कर दिया है सारे परिवार को, जी जिसमें मंसूर को पकड़ के चालान कर दिया, जेल भी भेज दिया है। जी। तो इसके ऊपर अबू अफान जी अगर आप कॉल में हैं तो प्लीज आप इनके सवाल सुनिएगा जहांगीर जी का। जहांगीर भाई देखिए, हाय इसमें किस तरह जी की मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बोलिए। आपकी बात करिए। हाँ जहांगीर भाई, मैं ये कह रहा था, इसमें तो इमिडिएटली आप जो भी आपका लोकल लॉयर है उसको वहाँ एक लोकल लॉयर हायर कीजिए। सिर्फ इधर उधर से आप मतलब लोगों से राय लेंगे तो देर हो जाएगी। वहाँ लोकल लॉयर लीजिए। और जितने वो लोग सब भी हम मुझे कर सुन लिए। रहे हैं नहीं नहीं, अब मैं अफान उनको ये साहब आप बताना सुनिए, चाह रहा हूँ। ऐसा है ना, जी जी सुनिए, हेलो। जी जी आप बोलिए। ये हमको मत बताइए, जो लोग किसी केस में फंस जाता है ना तो लोकल जी लॉयर कर लेता है, बेल प्रोसीडिंग कर ठीक। लेता है, वो सब कर जी लेता जी है जी लोग। बस बस ठीक आप है। इसमें तो क्या जहांगीर भाई मदद इसमें करेंगे? सिर्फ ये आप बत सुनिए, बस इसमें मैं हम ये चाह जी रहे जी थे। मेरा बात पहले सुनिए हम्म। ना। हाँ मेरा बताइए बातें नहीं बताइए सुनिएगा तो आप क्या बताइएगा हमको? जी जी मेरा जहांगीर जी बात, आप कहिए, हम अब वो आपकी बात अफान साहब, मेरा मेरा लाइव बात सेशन। ये है, जी हम उसमें ये चाह रहे थे, आप लोग जी। पॉलिटिकल लोग हैं, अच्छा तो पॉलिटिकली आप उसमें क्या मदद कर सकते हैं? जहांगीर जी जुडिशियल हम जो, आपकी बेस्ट इस वक्त ये मदद कर सकते हैं कि आप हाँ पटना में आकर के प्रशांत किशोर जी से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ पे ऐसे तमाम लोग आ रहे हैं जो बिहार सत्याग्रह आश्रम लगा हुआ है पटना में, मरीन अच्छा ड्राइव के पास लगा हुआ है। वहां पे अच्छा सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही नहीं, जितने भी समुदाय है ना, युवा समुदाय है, जितने भी लोग हैं, जिसको जो भी समस्या है, जो भी परेशानी हुई है शासन के जरिए और प्रशासन के जरिए, कोई भी ज्यादती हुई है उनके साथ, वो आकर के यहाँ पे अपनी अपनी बात लेकर आ रहे हैं, प्रशांत जी से बातचीत कर रहे हैं। तो आप सिर्फ आप ही नहीं, वहाँ पे आपके तमाम लोग जितने भी है ना, और भी लोग जिनके साथ इस तरीके की चीजें हुई हैं, वो आकर के यहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। पटना में आपको बेस्ट हेल्प मिल सकती है। अबू अफान जी भी यहाँ पे होते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकती जहांगीर भाई, इसमें मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा। और ये अमरीन ने आपको बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक मैं अपनी बात एक और रखना चाहता हूँ कि है। देखिए, इसमें मतलब पैनिक नहीं होना है। मतलब आपने अपनी बात बिल्कुल सही कही, मुझे एज ए लीडर समझ के आपने ये बात कही, वो बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, होता क्या है ना, किसी भी केस में जो ही ये भी केस हो सकता है, जैसे इससे पहले वाले भाई ने कहा कि मुझे रेप केस में गलत फंसा दिया है,
तो जी किसी भी चीज में एक बार अगर आपका चालान हो गया तो यानी कि केस रजिस्टर्ड होने के बाद कोर्ट में मैटर चला गया। तो अभी विक्टिम के पास और क्या चारा है? तो सबसे पहला तरीका नहीं, तो ये केस होता है कि सुपरविजन होता है। वो अफान साहब सुनिए, केस सुपरविजन होता है, एसपी डीआईजी को पावर है केस एग्जैक्टली सुपरवाइज एग्जैक्टली करने का। सुनिए, एग्जैक्टली केस एग्जैक्टली मैं सुपरविजन वो होता है, लेकिन उसको सुपरविजन मोड में डालने के लिए पॉलिटिकल बैकअप चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। हमने एसपी को आवेदन दे दिया, हमने वहां के जो प्रशिक्षु आईपीएस हैं शैलेंद्र सिंह, उनको आवेदन दे दिया, डीएसपी को दे दिया, थाना प्रभारी को दे दिया। बेल प्रोसेस अलग है। बेल प्रोसेस के लिए तो हम लोग मूव किए हैं, बेल हमको लेना होगा क्योंकि एफआईआर में हमको हाँ एग्जैक्टली। तो रजिस्टर्ड जहांगीर भाई नेम एफआईआर कर दिया। जी, जहांगीर भाई तो उसमें बस मैं आप, आपसे यही कह हाँ, नहीं नहीं जहांगीर भाई देखिए वहां मैं जो आपसे वही पुलिस चीज के बताना वरीय चाह रहा था। पदाधिकारी है, वहां हमको कोई मदद आप पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते हैं। नहीं जहांगीर केस भाई सुपर देखिए हम जैसे चाहते हैं कि केस सुपरवाइज होकर के जो बेकसूर हाँ है हाँ उनका नाम एफआईआर से हट जाए। हम देखिए ये हाँ चाहते हैं। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ। देखिए दो चीज प्रोसेस है। आपने जैसे अपना सवाल रखा, इससे पहले भाई ने भी एक सवाल रखा। देखिए अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा तो कोई भी आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करेगा कि आपकी कोशिश होनी चाहिए बेल कराने की, अच्छे लॉयर लाने की। वो सब आप बता रहे हैं कि हमने किया है सब कुछ, उसमें आपको कोई मदद नहीं चाहिए। अगर उस तरह की बहुत सारे लोगों को उस तरह की भी मदद चाहिए होती है कि भाई हाँ, मैं किसी चाहिए अच्छे होती है। लॉयर को नहीं लीगल एड जानता। नहीं, वकील तो बहुत कोई गरीब है, नहीं वकील कर सकता है, तो आप ठीक उसको अगर बात है, लीगल एड ठीक दे बात है। सकते तो हैं तो वो अच्छी उसको बात है। उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको नहीं, स्पेसिफिकली आपको कहना है कि आप सुपरविजन में चीजें देकर आपको नाम कटवाना है। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा आपसे कि आप जैसे जैसे अमरीन जी कह रही हैं कि आप कैंप में आइए। कैंप में आने के बाद क्या होगा ना कि जो शेरघाटी की तरफ हमारे बड़े लीडर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ आपको अटैच कर देंगे। ठीक है, तो वहां से फिर वो वो तो आप मदद हो वहां से जाएगी। भी अटैच कर सकते हैं। वो अफान साहब, वहां से भी आप अटैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली कर सकते हैं। आप जब गूगल मीट हमसे करवा रहे हैं तो आपके यहाँ पे जी जी सरघाटी गया जिला में कौन है बड़े लीडर? आप वहां नहीं से नहीं उनको बोलिए, हम जाके उनसे मिलेंगे। हमको नहीं पटना बुलाने के बजाय तो अच्छा है ना कि हमको गया भेज दीजिए आप। नहीं तो ठीक है अगर आप आप नहीं हमको एक चीज बताइए, हम तो परेशान हैं। हम तो नहीं नहीं परेशान नहीं हैं, हम हम केस में डेली जा रहे हैं, आ रहे हैं, इधर आवेदन दीजिए, उधर आवेदन दीजिए। उसमें अब आप हमको पटना बुलाइएगा नहीं नहीं तो हम कोई पटना जरूरी नहीं आ है। करके, अरे हमको गया भेज दीजिए ना, औरंगाबाद भेज दीजिए, यहाँ नजदीक में हाँ जो तो लीडर है उनके पास भेज दीजिए। उसके लिए ये तरीका बेहतर रहेगा कि आप अपना नंबर आप इनको दे दीजिए अमरीन जी को। उसके बाद जी हम लोग उसमें कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो जो जितनी मदद हो सकती है आप हम उतनी मदद कर दी जा सकती है। हाँ, आप हमको ये ठीक है ना? मदद कर देंगे तो हम उन लोकल लीडर को लेकर के जाएंगे वहां नहीं जो वरीय हाँ पदाधिकारी नहीं है तो उनके पास, अगर वो जा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपका नंबर पहले हम लोगों के पास हो। तो आप ऐसा कीजिए कि नंबर अपना तो है ही, नंबर पहले नंबर मेरा है, नंबर है मेरा। जी नहीं जहांगीर जी, तो आपका नंबर है हमारे पास। हम आपसे बातचीत और सारी जो पीछे की बैकग्राउंड आपके जो भी हेल्प लगेगी उसको हम सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन मैं अबू अफान देखिए साहब, अबू अफान साहब, हेलो अबू अफान जी साहब, सुनिए, एक बात हम बोलना जी चाह रहे हैं। जी जी ये जो बात हो गया ना कि पटना आकर के मिलिए, ये फिर वही आरजेडी कांग्रेस और उसी लाइन पे हैं आप फिर। नहीं 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 देखिए देखिए नहीं नहीं एक नहीं, बात बताएं। देखिए अगर मजलूम को मदद पहुंचाना है ना, तो फिर उसको जहां पे वो दिक्कत में फंसा है वहां मदद करना होगा। वो कहाँ भाईजान से? अब हमको भाईजान आप बुला रहे हैं, भाईजान हम एक बात केस छोड़ के कहाँ भाई पटना जाएंगे आश्रम में, भाई बताइए। भाईजान एक बात बताइए भाईजान। आपने ये बात कही, हमने आपकी इतना बात बड़ा एक्सेप्ट की सर। पॉलिटिकल पार्टी आप चला रहे हैं, तो आपके जो वहाँ लोकल लीडर है, पहले तो आप उनको बोलिए कि भाई ये जो मामला है इसको आप हमको बताइए कि मामला सही में जाती हुआ है कि वो जो आदमी फंसा है इसी प्रवृत्ति का आदमी है, बम बनाने वाला है। ये तो आपको पता कर लेना होगा। पैरवी कैसे नहीं नहीं करिएगा? नहीं हो नहीं सकता नहीं है कि हम माफी आपको चाहेंगे। झूठ बोल रहे नहीं हो। नहीं 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 माफी चाहेंगे भाईजान। नहीं, हम आप लोगों के पास इतनी लो, बड़ी बैंडविड्थ नहीं है। हम कोई आरजेडी पार्टी नहीं है जो इतनी जल्दी आप बोल दिए। नहीं हमारी कोई सरकार चल रही है, नहीं नहीं, ठीक है आप ना? तो वहाँ तो हमारे नहीं, पास इतना बैंडविड्थ आप नहीं तो है वहाँ कि चुनाव, हम जहांगीर आपका जी, आप क्रॉस अफान वेरिफिकेशन साहब, करा आप तो सके। वहाँ चुनाव लड़े। नहीं एक नहीं, आप मिनट तो एक मिनट एक मिनट, जहांगीर शेख जी प्लीज आप हमारी बात सुनिए। ये जो लाइव सेशन है वो इन्हीं तरीके जी, के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए ही हम रखा है। लेकिन इस नहीं, लाइव मुद्दा आप उठाइए, सेशन मुद्दा तो हम आपको बता दिए, मुद्दा तो आप जहांगीर हमको जी, बता दिए। तो अगर आप हम चाहते सोचेंगे कि हम, नहीं, आप एक मिनट जहांगीर जी आप सुन लीजिए हमारी आमरीन बात, जी, मैडम सुनिए मेरा बात। मेरी बात सुनिए, मुद्दा हम आप आपको सुन बता लीजिए। दिए। जी हमने सुन लिया आपकी सिर्फ बात, हमने आपका सुन ली। आपका मकसद सिर्फ मुद्दा कलेक्ट करना है और पॉलिटिकल नहीं इशू बनाना जहांगीर है, जी, तो बात अलग है। आपको लाइव लेकिन सेशन में आप अगर मजलूम को मदद करना चाहते हैं, जो परेशान है उसको मदद करना चाहते रास्ता हैं, तो दिया है मदद उसको ऐसे कि ही आप होगा। आपकी बातचीत जारी नहीं रखिए ठीक है, हमसे। हम आपको हर आपसे मुमकिन
मदद एक मिनट देंगे। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो लीगल एडवाइजर हैं, कम से कम उनसे एडवाइस, उनके थ्रू ये करवा दीजिए, बात करा नहीं दीजिए, जो भाईजान, आपको लीगल नहीं नहीं एडवाइस दे भाईजान, सके सुनिए कि ना, भाई बेस्ट सुनिए ना बेस्ट भाईजान, ऑप्शन मेरे आपसे, लिए क्या है। नहीं नहीं, देखिए ना, आपसे जानवी जी, बात हो गई, मदद आपसे मांगने का हमारे लोकल लीडर आपसे मिल लेंगे, ठीक है। आप अपना नंबर दे ही दिए हैं, हमारे लोकल लीडर मिल लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे की आप ही के साथ बैठ के तय कर लेंगे कि आपको किस तरह की मदद बिल्कुल। चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं वहीं से आपका काम हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं नहीं काम हो रहा है तो उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे उसकी क्या चीजें हो सकती है, क्या सूरत निकल सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ जनसुराज के एमएलसी आफाक अहमद जी इस वक्त इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। आफाक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौका निकालकर, वक्त निकालकर इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। हम आज ये लाइव सेशन कर रहे हैं बिहार में और देश में मुसलमानों की जो सियासी हालात हैं उनके ऊपर, मुसलमान सियासत में इतने पिछड़ क्यों गए हैं उसको लेकर के, और उनके ऊपर जो कुछ मुकदमे हुए हैं उनको लेकर के। तो सबसे पहले हम आपके शुक्रिया के साथ में आपको ये प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे, आप जो कहना चाहें आवाम से। इस वक्त आपको तमाम लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। अफाक जी, अफाक अहमद जी, आपको आवाज आ रही है? अफाक अहमद जी, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। अफाक जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो प्लीज आप ये कॉल को अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम बात जारी रख पाए। अबू अफान जी, आपसे एक सवाल लेते हैं जो सोशल मीडिया पे हमारे पास लगातार आ रहा है। लोगों का ये कहना है कि मुसलमानों की जो सियासत में जो एक तरीके से जो उनका अस्तित्व है जो खतरे में नजर आता है, या कहें कि उनकी भागीदारी बहुत कम हो गई है। तो क्या राजनीतिक संरक्षण की जरूरत है, और अगर है तो कितनी है, और इसे किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए? इस तरीके के जो सवाल है सोशल मीडिया पे लगातार लोग लिख रहे हैं। देखिए, इसकी इसकी शुरुआत तो हमें छोटे इलेक्शन से करना पड़ेगी। असल अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत जो समझ में आ रही है मुझे कि सियासत में आखिर आगे क्यों नहीं आ पा रहे हैं लोग, उसकी वजह यह है कि हमने छोटे इलेक्शंस को अहमियत देना छोड़ दी है। यानी कि जितनी शिकायतें हमारी रहती है बड़े इलेक्शन से कि हम एमपी नहीं बन पाते, एमएलए नहीं बन पाते, क्योंकि चाहे तो हमारी सीटें रिजर्व हो जाती है, ऑन करने के लिए हो गया कैमरा ऑन है। चाहे अच्छा रिजर्व हो जाती है, या हमें पार्टियां पार्टियां वो नहीं देती हैं, टिकट नहीं देती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे पंचायती अफान राज का आवाज नहीं इलेक्शन था। में भी जितने जो रिप्रेजेंटेशन आपका मुखिया, मेंबर और जिला परिषद में होना चाहिए, उसमें भी आप जीत कर नहीं आ पाते हैं। तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने इन इलेक्शंस को बहुत सीरियसली लेना बंद कर दिया है, और इसमें या इसमें लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं कि छोटे स्तर पे शायद हम जीत नहीं पाए, या जिन जगहों में हमारी आबादी कम है तो वहाँ बाद में टारगेट हो सकते हैं। जैसे चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर अक्सर कम्युनिटी बेस्ड सीटें हो जाती है, कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिकली टारगेट करने लगते हैं, तो वहाँ लोग इलेक्शन नहीं लड़ते। तो मेरी गुजारिश लोगों से ये है कि अगर आपको सियासी तौर पर अपने आप को मजबूत बनाना है तो उसकी शुरुआत आपको बिगनिंग से करनी पड़ेगी। किसी इलेक्शंस को भी आपको छोटा नहीं समझना पड़ेगा, और मुखिया, मेंबर, इन सब इलेक्शंस में भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वक्त आने पर आपको उन इलेक्शन को लड़ना पड़ेगा। हमारे सीमांचल के एक बहुत कदावर नेता हुए थे जनाब तस्लीमुद्दीन साहब। तस्लीमुद्दीन साहब सरपंच से अपनी सियासी जिंदगी शुरू किए थे, और जब वो अपनी सियासत के उरूज पर थे उस वक्त वो होम मिनिस्टर भी बने देश के। तो किसी मतलब मुझे यही समझ आ रहा है कि अभी जो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जरूरी है कि मुसलमान नौजवान बच्चे जिनको लगता है कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि पंचायती राज में भी जरूर आए, और अगर जी मौका मिले तो फिर आगे के इलेक्शंस भी लड़े।
आफाक साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जन स्वराज के एमएलसी हैं आफाक अहमद जी। आफाक अहमद जी, ये लाइव सेशन हमने रखा है मुसलमानों की सियासी भागीदारी को लेकर के, और साथ ही साथ जो मुसलमानों के ऊपर कुछ मुकदमे हुए हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर जी ने कहा कि किसी के साथ ऐसा मुकदमा हुआ है या ऐसी कोई घटना हुई है तो वो अपनी आवाज उठा सकते हैं, जन स्वराज की तरफ उम्मीद की नजर से, मदद की नजर से देख सकते हैं। इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आपका इस पर रुख जानना चाहेंगे आफाक अहमद जी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले इस पे अर्ज करना चाहूँगा कि जो सियासी भागीदारी का मामला है, तो शुरू के दिनों में सियासी भागीदारी जब हमें याद है तो 1990 में एक सरकार बनी थी। उस सरकार में जो हम लोगों की हिस्सेदारी थी वो कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ वक्त का तेवर बदलता गया और पूर्ण रूप से हम लोग हाशिए पर आकर खड़ा हो गए और पोलराइजेशन वोट का होना शुरू हो गया। जहां से मुसलमान लड़ना शुरू किया वहां जो है बात करिए के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है कि जो मुस्लिम नौजवान थे, मुस्लिम लोग थे, वो लोग सियासत से दूर होते गए। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि पार्टिसिपेशन तो दल अगर देती है ईमानदारी के साथ, जैसे जन स्वराज है, जन स्वराज ने यह पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी होशमंदी के साथ ये कही है कि हम मुसलमानों की भागीदारी पूर्ण रूप से देंगे। तो अब मुसलमानों को यह समझने की आवश्यकता है कि मुसलमान को यह समझने की जरूरत है कि अगर हमारी भागीदारी मिल रही है तो हम चुनाव लड़ें, संघर्ष करें, और जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियां हमको एमएलए के टिकट नहीं दी, एमपी के टिकट नहीं दिया, लेकिन पंचायत लेवलों पर भी हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, वार्ड सदस्य भी नहीं बन पा रहे हैं, मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं, अपने आबादी के तनासुब से पूर्ण रूप से हम पिछड़ रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में मेरा अपना मानना है कि जो मुस्लिम नौजवान हैं उनमें बेदारी पैदा करने की जरूरत है कि बगैर तहरीक किए हुए, बगैर इनकलाब पैदा किए हुए राजनीति में तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। मुझे याद है कि हम लोग भी स्टूडेंट के जमाने में स्टूडेंट यूनियन में रहे और छोटा छोटा टांगा स्टैंड, रिक्शा स्टैंड के अध्यक्ष भी रहे। शुरू के दिनों से राजनीति के एक मिजाज को बनाया था, फिर टीचर बने, टीचर यूनियन में आए, उसके बाद VRS लिया और VRS लेकर चुनाव को लड़ा और प्रशांत जी का साथ मिला और मैं उस सदन का सदस्य बना। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं पुरजोर तरीके से गुजारिश करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं मुसलमानों को कि मुसलमान राजनीति में आवें। राजनीति में आएंगे नहीं और अपने लोगों की हिमायत नहीं करेंगे। मुसलमानों के बीच एक मामला बहुत बड़ा जो नजर आ रहा है, मैं महसूस कर रहा हूं कि लोग तय करते हैं कि किस दल से आप आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि मुसलमान सभी के सभी बेईमान और बज़ात नहीं हो सकते हैं। मेरा सोच यह है कि आपका लीडरशिप अगर किसी दल से आपके पास पहुंचा है तो आपके पास सियासी शऊर का होना जरूरी है। सियासी शऊर से अगर उसकी हिमायत करते हैं, मदद करते हैं, उसको एक ताकत मिलती है आपकी अगर, तो उसकी पॉलिटिकल पार्टियां भी उसके तरफ देखती हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि कम से कम जो हमारे लोग हैं, वो मुसलमान, खास तौर से जो बच्चे हैं, वो पार्टिसिपेट करें सियासत में। अगर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आने वाला दिन भयावह होगा। मौलाना आजाद जब इस देश के प्रथम वजीर तालीम बने थे तो मुझे याद है कि अगर मौलाना आजाद आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं होते तो राइट्स ऑफ वोट्स भी जो मुझे मिला वो राइट्स ऑफ वोट्स भी नहीं मिलता। तो राइट्स ऑफ वोट्स जो मुझे मिला, वोट देने का अधिकार जो मुझे मिला, वो हमको हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो आज अगर हम सियासत को छोड़कर बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो यह सरकार जो सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, बहुत अफसोसनाक मामला है कि 2014 से लेकर आज तक जो अल्पसंख्यक कल्याण था, अल्पसंख्यक वेलफेयर मिनिस्ट्री थी, उसको भारत सरकार ने समाप्त कर दिया और हम बिल्कुल हाशिए पर आ गए हैं। इन सूरत हाल में मेरी पुरजोर गुजारिश होगी कि मुल्क के हालात को देखते हुए मुत्तहिद होकर हम सियासत में भागीदारी को यकीनी बनावें ताकि नौजवान मेरा डिमोरलाइज नहीं हो। आने वाले दिनों में नौजवान मोरल वैल्यूज के साथ
सियासत में आवे और कौम और मिल्लत की खिदमत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया फागे अहमद जी आपका। हम चाहें कि मुसलमानों को, जो भी तमाम लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी तमाम जो लोग हैं बिहार की और बिहार से बाहर भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे जो आज का लाइव सेशन है वो सिर्फ इस वजह से है ताकि समाज का वो समुदाय जो अपने आप को दबा हुआ कुचला हुआ महसूस करता है, लगातार हम इस प्लेटफॉर्म से हर उस समुदाय की आवाज उठा रहे हैं और आज हमने मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए सेशन रखा। तो आप लोगों को क्या संदेश, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त इस लाइव सेशन में आपको देख रहे हैं? सर, मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने समय दिया कि हमारा इससे बुरा हाल और क्या हो सकता है, बुरा दिन और क्या हो सकता है कि 2014 में जो भारत का सरकार बना, 2019 में बना, 2024 में बना और इस देश में 18% मेरी आबादी है और उसका मंत्रिमंडल बगैर हमारे भागीदारी का बना, ये हमारे लिए काफी अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो MSDP था, जो माइनॉरिटीज के लिए जो बच्चे पढ़ते थे, उसका स्कॉलरशिप का मामला था, सरकारों ने उसको समाप्त कर दिया। आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूं अपने भाइयों को, नौजवानों को, बिहार के तमाम बुद्धिजीवियों को कि जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो जिंदगी और रूहे उमम की हयात कश्मोकश है जिंदगी। इकबाल ने लिखा है कि हुजूर पाक प्रोफेट मोहम्मद जब थे, उन्होंने भी संघर्ष किया है अपने इस मिल्लत को, कौम को आगे बढ़ाने के लिए और अपने मजहब को फैलाने के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया है। हम संघर्ष करें, संघर्ष से भागेंगे तो हमें भागीदारी नहीं मिलेगी। और मैं ये तय नहीं करूं, मेरे बीच कोई नेता जा रहा है तो ये तय नहीं करे जनता कि आप किस दल के हैं। आपको ये तय करना है कि मुझको अपना नेता बनाना है, मेरा भाई आया है, हम उसकी मदद करें, उसके साथ आवें और एक शऊर रखें कि हम जो जिसकी मदद कर रहे हैं वो हमारा जो मुखालिफ पार्टी है, जो हमको बर्बाद करना चाहती है, हमको तबाह करना चाहती है, हमको सियासत से बिल्कुल जीरो पर आउट करना चाहती है, उसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं, किस दल के साथ रहकर कर सकते हैं। हमने तो देखा कि 35 सालों से हम लोग अंधभक्त की तरफ एक आदमी को मतदान कर रहे हैं और लगातार हम हाथी पर आते चले गए, हम पिछड़ते चले गए। तो हमारा सियासी शऊर कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है। मैं चाहता हूं कि हम सियासी शऊर के साथ जो हमारी कुवत है, जो मेरी सलाहियत है, उस पर हम सोचें। हम चौक चौराहों पर ज्यादा बोलते हैं, वहां नहीं बोले। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ऐवानों में लिखा जाता है, ये संसदों में लिखा, संसद भवन में लिखा जाता है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल चाय के दुकानों पर नहीं और रोड पर नहीं, बल्कि ऐवानों में लिखा जाता है। जब तक हमारा हिस्सेदारी ऐवान में नहीं होगा, सदन में नहीं होगा, तब तक हम तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में आया था, वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद है कि इस हिंदुस्तान के मुसलमानों की स्थिति क्या है। हम दलित से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। हमारे जो रास्ते हैं, रोड हैं, वो भी पूर्ण रूप से खस्ता हाल है। हमारा जो इकोनॉमिक है, हम ठेला, लॉटरी का टिकट, साइकिल का पंचर साटने वाले लोग हैं। हमें कोई पैसा भी नहीं है कि हम तजारत कर सकते हैं, तो पढ़ने की बात कहां से करेंगे। तो हम ये एक प्लेटफॉर्म मुझे मिला है जनसुराज। मुझे यकीन है जनसुराज पर, अगर जनसुराज गांधी की नीति और सिद्धांत को मानता है, गांधी के उसूलों को मानता है, तो हमें उम्मीद है कि अगर जनसुराज आता है तो हमारे साथ जो हमारी परेशानी है, हमारे बच्चों की पढ़ाई का मामला है, हमारे बच्चों का रोजगार का मामला है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, वो किसी न किसी रूप में हमने देखा। आपको बताऊं कि NRC और NPR का मामला चला पूरे देश के अंदर। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसकी मैंने हिमायत किया, वो कहीं नजर आवे रोड पर। किसी आदमी ने को हिम्मत नहीं हुआ कि हमारे कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। हम किस लिए मतदान करते हैं महाराज? हम मतदान किस लिए कर रहे हैं? बोलना चाहिए। सोच ये है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तहफ़्फ़ुज़ हमको नहीं दे सकती है। हमारे लिए अगर हमारे लिए खड़ा नहीं हो सकती है, हमारे बच्चों के लिए खड़ा नहीं हो सकती है, हमारी बहनों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, तो हम क्यों उसके साथ रहेंगे। इसलिए हम एक ये मैसेज देना चाहेंगे कि सियासी शऊर जिस कौम के अंदर अगर खत्म हो जाता है, इकबाल लिखता भी है
कि कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है जब किसी कौम के शौकत पे जवाल आता है। मैं देख रहा हूं कि 35 वर्षों से मैं चंपारण का रहने वाला हूं। चंपारण में जो भी सत्ता पक्ष के लोग रहे, उन लोगों से एक विधायक भी यहाँ बनने की क्षमता इन लोगों ने नहीं दिया, या टिकट दिया हम लोग हारते चले गए। लेकिन बहुत जमाने के बाद मेरा जैसा आदमी, एक किसान का लड़का, एक छोटा सा आदमी जो सर्विस से रिजाइन किया, और नौजवानों को मैंने टारगेट किया कि नौजवान जो मायूस हो रहे थे उनको हमने कहा कि घबराओ नहीं, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। हमने रिजाइन करके चुनाव को लड़ा और लोगों ने मेरा साथ दिया, यहाँ के लोगों ने भी साथ दिया, 5 जिला के लोग साथ दिया। प्रशांत किशोर का साया भी मेरे साथ था, उनके सहयोग भी मेरे साथ था, और मैं 5 जिला का उच्च सदन का सदस्य बना, जो इतिहास के पन्नों में देखा जाता है, लिखा जाता है और पढ़ा जाता है कि यह पहला व्यक्ति है जिसका नाम आफाक अहमद है और उच्च सदन का सदस्य है। तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। बगैर उल्टा चले हुए सीधा रास्ता मिलने वाला नहीं। मेरा विचार यही जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफाक अहमद जी। इस लाइव सेशन को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँ, वो तमाम साथी, वो तमाम मेहमान जो अपनी बात इस सेशन में नहीं रख पाए, अगले सेशन में फिर से हम आपको मौका देंगे जहाँ पे आप अपनी बात रख पाएंगे। आज लगभग 1.5 घंटा ये सेशन चला है, तो समय की बाध्यता को देखते हुए हमें ये सेशन यहीं पे समाप्त करना होगा। जो सोशल मीडिया पे जो साथी हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि लगातार अपना समर्थन, अपना सपोर्ट वो हमें देते होते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। इन सब के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है। इस सेशन का मकसद था हम मुसलमानों की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे मुसलमान आकर के अपने साथ हुई ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इस तरीके के सेशन लगातार जारी रखेंगे। आफाक अहमद जी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, अबू अफान जी हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, तारिक अनवर जो है वो हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, और भी जो जनसुराज के तमाम साथी हैं वो सब जुड़ते रहेंगे। प्रोफेसर फारूकी जी, इस दफ़ा आपको बात करने का मौका नहीं मिल सका, आप आखिर में जुड़े। अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले जुड़ें और अपनी बात रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।